हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एट द रेट डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्य कारण सिद्धांत के बारे में। बेसिकली हम लोग ने पिछले वीडियो में बात कर ली है प्रमाण के बारे में, जिसमें हम लोग ने प्रत्यक्ष प्रमाण, आप्तोपदेश प्रमाण, अनुमान प्रमाण आदि के बारे में बात कर लिया है। हमारा दो और प्रमाण बचे हैं, जिसमें युक्ति प्रमाण और उपमान प्रमाण देखते हैं, तो वो हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले सिद्धांत में, जिसमें हम कार्य कारण सिद्धांत के बारे में देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे कि कार्य कारण सिद्धांत में कार्य क्या होता है, कारण क्या होता है, कार्य के क्या भेद है, कारण के क्या भेद है, और उसके आयुर्वेद में क्या महत्व है, उसके चिकित्सा में क्या महत्व है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि कार्य और कारण के लक्षण के बारे में। क्या बोला गया है कि आयुर्वेद और दर्शनों ने क्या किया है, कार्य कारण सिद्धांत का वर्णन किया है। हम लोग देखते हैं आयुर्वेद में भी, जैसे कि चरक संहिता हो गया, वहीं पे दर्शन जो कि हमारे दर्शन में आते हैं, सांख्य दर्शन आदि, उसमें क्या है, कार्यकरण सिद्धांत का हमें वर्णन देखने को मिलता है। हम बात करते हैं सबसे पहले कि कारण क्या होता है। ठीक है, कारण क्या होता है, तो क्या बोला गया, तत् कारणम नाम तद यत करोति स एव हेतु करता। मतलब कारण उसे कहते हैं जो कार्य को उत्पन्न करता है। मतलब कि जिससे कार्य उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। और इसी कारण को हम हेतु भी कहते हैं, और यही कारण हमारा कर्ता भी होता है। ठीक है, और हम कारण को ही हेतु भी कहते हैं और कारण को ही कर्ता भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तर्क संग्रह के अनुसार। तो क्या बोला है कि अनन्यथा सिद्ध कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारण। क्या बोला, अनन्यथा सिद्ध, मतलब कि कारण वो है जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न न हुआ हो, उससे कारण कहते हैं। सबसे पहले क्या बोला गया है, अनन्यथा सिद्ध। अनन्यथा सिद्ध मतलब कि जो किसी दूसरे से सिद्ध नहीं हो सकता, मतलब दूसरे से उत्पन्न नहीं हो सकता, उसे बोला गया है अनन्यथा सिद्ध। फिर बोला कार्य नियत पूर्व वृत्ति, मतलब कार्य की उत्पन्न होने से पहले ही इसका एग्जिस्टेंस पाया जाता है। तो वही बोला गया है कि कारण वह है जो कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व उपस्थित हो और वह किसी अन्य वस्तु से उत्पन्न न हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, कारण कहते हैं। साथ ही साथ सप्त पदार्थी ने एक और परिभाषा दी है कि कार्य उत्पादकत्वम कारण, मतलब कि जो कार्य को उत्पन्न करता है वह हमारा क्या हो जाता है, कारण हो जाता है। तो इस तरह से तीन बेसिकली हम परिभाषा देखते हैं कारण के रिलेटेड। ये हो गए हमारे कारण के बारे में, कारण की परिभाषा देख ली। अब हम बात करते हैं कार्य के बारे में। कार्य को हम इफेक्ट बोलते हैं, मतलब किसी की वजह से, किसी कॉज की वजह से जो इफेक्ट पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। चरक ने क्या बोला है कि कार्यम तु तद्यस्त अभिनिवृत्त अभिसंध्याय कर्ता प्रवर्त्ते, मतलब कि जिस उद्देश्य से कर्ता क्रिया में तत्पर होता है उससे कार्य कहते हैं। मतलब कोई व्यक्ति है, अगर वह कोई कार्य कर रहा है तो उससे उसे क्या रहना चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशन रहना चाहिए कि मैं अगर ये कार्य करूंगा तो उससे क्या होगा, मुझे इस चीज की उत्पत्ति होगी। जैसे कोई वर्कर है, वो वर्क क्यों कर रहा है, ताकि उससे क्या हो, पैसा मिले। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य करने के उद्देश्य से जब करता कोई कार्य करता है तो उससे जो मिलने वाला इफेक्ट होता है उसे यहाँ पर क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। सेकंड, तर्क संग्रह ने क्या बोला है कि कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी। कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी, प्राग अभाव का प्रतियोगी होना भी कार्य कहलाता है। मतलब कि प्रतियोगी का अर्थ क्या होता है, विरोधी। तो क्या बोला, उत्पन्न होने से पूर्व किसी विषय या वस्तु का अभाव प्रागभाव कहलाता है। क्या बोला गया है कि किसी चीज के उत्पन्न होने से पूर्व जब उस व्यक्ति का क्या रहता है, अभाव रहता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रागभाव कहते हैं। अब नेक्स्ट क्या बोला कि कार्य उत्पन्न होने से पूर्व उसका भी अभाव होता है, क्योंकि कारण तो हमेशा रहता है, लेकिन कारण से कार्य एक क्षण में बनता है, किसी एक समय में बनता है। तो जब तक कार्य की उत्पत्ति नहीं हुई होती है तब तक उसका क्या होता है, अभाव रहता है। तो वही बोला है कि कार्य उत्पन्न होने से पहले कार्य का क्या रहता है, अभाव रहता है। इसीलिए हम लोग कार्य को क्या बोलते हैं, प्राग भाव का प्रतियोगी कहते हैं। इसीलिए कार्य को क्या बोला गया है, प्राग भाव का प्रतियोगी। प्राग भाव मतलब कि अस्तित्व न होना, और उसका प्रतियोगी मतलब कि जो जिसका भाव है, मतलब जो प्रेजेंट है, जिसका अस्तित्व है। तो मतलब अस्तित्व का अस्तित्व क्या है, प्रतियोगी हो गया। इसीलिए कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राग अभाव का प्रतियोगी। तो वही बोला है तर्क संग्रह ने कि कार्य प्राक अभाव प्रतियोगी, मतलब कि कार्य जो है
प्राग भाव का प्रतियोगी है, मतलब कार्य का अस्तित्व होता है और कारण का अस्तित्व हमें देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से क्या होता है, हम कार्य और कारण के बारे में देखते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने दोनों के डेफिनेशन देख लिए कि कारण क्या होता है और कार्य क्या होता है। अब हम बात करते हैं आगे कारण के भेद के बारे में कि कारण के क्या क्या भेद बताए गए हैं। तो कारणम त्रिविधम, समवाय, असमवाय, निमित्त भेदा। तर्क संग्रह ने 3 भेद बताए हैं कारण के। दैट इज द समवाय कारण, क्या बोला है, समवाय कारण, असमवाय कारण एंड निमित्त कारण। इस तरह से 3 कारण के भेद हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले समवाय कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीमेट कॉज भी बोलते हैं। इंटीमेट कॉज मतलब क्या हो गया कि वो हमेशा उससे क्या लगा रहता है, इंटीमेसी में रहता है, मतलब उससे जुड़ा रहता है, तब उसको क्या बोला जाता है, हम लोग समवाय कारण बोलते हैं। तो क्या बोला गया, यत समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवाय कारण, मतलब जिसमें समवाय संबंध से संबंध होता हुआ कार्य उत्पन्न होता है उसे समवाय कारण कहते हैं। ये पढ़ के नहीं समझेगा, आगे बात करेंगे तो पता चलेगा कि कारण का कार्य से समवाय संबंध होना है और कार्य की उत्पत्ति में कारण का होना अनिवार्य है। इतना तो मालूम है कि कार्य किससे उत्पन्न होता है, कारण से। तो जब तक कारण नहीं रहेगा कार्य भी नहीं हो सकता। और यह कारण कार्य के साथ सर्वदा रहता है। यदि कारण को संबंध से हटा दिया जाए तो कार्य का भी अस्तित्व नहीं रहता। अब आपको समझिएगा क्या बोला है कि यत समवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समवाय कारण, मतलब कि जिसमें जो कारण है वो कार्य के साथ हमेशा समवाय संबंध से रहता है, उस तरह के कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, समवाय कारण कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें जो कारण है वो हमेशा कार्य के उत्पन्न होने के बाद भी हमेशा कार्य के साथ कैसे रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। अगर यहाँ पे हम कारण को क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं कार्य से, तो अपने आप कार्य भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा, कार्य का भी अस्तित्व नहीं बचेगा। तो इस तरह के कार्य और कारण संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, समवाय संबंध। और इस समवाय संबंध में जो कारण हमेशा रहता है उसको बोला जाता है समवाय कारण। आगे उदाहरणों की बात करते हैं। तो उदाहरण में क्या बोला है, तंतवः पटस्य। तंतवः, तंतु मतलब क्या होता है, धागा, और पट मतलब क्या होता है, वस्त्र। तो यहाँ पे बोला क्या है कि तंतु दैट इज द धागा, यह पट का समवाय कारण है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जितने भी वस्त्र होते हैं वो किससे बने रहते हैं, धागे से बने रहते हैं। तो मतलब यहाँ क्या बोला है कि धागे से वस्त्र की निवृत्ति होने पर भी धागा वस्त्र के साथ ही रहता है। ठीक है, यहाँ पे धागा क्या हो जा रहा है, कारण हो जा रहा है, और उससे निर्मित होने वाला वस्त्र क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो यहाँ पे वस्त्र निर्मित होने के बाद भी हम क्या देखते हैं कि वहां पे धागा क्या है, वस्त्र में है, मतलब कि जो कारण है वो कार्य के साथ कैसा है, बना हुआ है। तो यहाँ पे यदि हम धागे को हटा दे तो वस्त्र भी नहीं बचेगा, वस्त्र का भी अस्तित्व नहीं रहता। मतलब कि यहाँ पे कारण हमेशा क्या है, कार्य के साथ बना हुआ है। इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो तंतु है इसका वो वस्त्र दैट इज द पट के साथ जो संबंध है, या फिर तंतु जो है वो पट का मतलब कि वस्त्र का समवाय कारण है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम धागे को दैट इज द तंतु को पट से, वस्त्र से अलग कर देंगे तो वस्त्र जो है उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्या बोला है कि स्पर्म एंड ओवम आर द समवाय कारण ऑफ फीटस। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं कि जब स्पर्म एंड ओवम का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाके क्या होता है, वहां पे फीटस का निर्माण होता है। तो अगर यहाँ पे स्पर्म और ओवम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, तो फीटस क्या होगा, बनेगा ही नहीं। मतलब कि यहाँ पे फीटस कार्य को बनने के लिए चाहे स्पर्म एंड ओवम दोनों कारण का उसके साथ होना अनिवार्य होता है। इस तरह के कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, समवाय कारण बोलते हैं। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है कि वेदांत दर्शन ने क्या बोला है, समवाय कारण को भी उपादान कारण कहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेदांत दर्शन है वो क्या बोलते हैं कि जो हम समवाय कारण पढ़ रहे हैं उसी को उपादान कारण भी कहते हैं। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं, दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ कारण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असमवाय कारण। अब असमवाय कारण को बोला गया नॉन इंटीमेट कॉज। हम लोग ने देखा समवाय कारण देखा तो उसको क्या बोला गया था, इंटीमेट कॉज बोला गया था, और असमवाय कारण को नॉन इंटीमेट कॉज बोला गया। तो इसको जब हम पढ़ते तो क्या बोला गया है, कारेण कारणेन वा सहक अस्मिन् अर्थे समवेत यत कारणम
समवायी असमवायी कारण। ठीक है, तो क्या बोला गया है, कार्य या कारण के साथ एक ही विषय पर समवाय संबंध से रहकर जो कार्य की उत्पत्ति करता है उसे असमवायी कारण कहते हैं। मतलब कि कार्य और कारण एक ही विषय पर जब समवाय संबंध से रहते हैं तो उसके वजह से जहाँ कार्य की उत्पत्ति होती है तब उस कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, असमवायी कारण बोलते हैं। यह कारण समवायी कारण से भिन्न होता है परंतु कार्य या कारण के साथ समवाय संबंध से रहता है। पहला तो हम लोग ने समवाय कारण देख लिया कि वो कार्य के साथ हमेशा कैसा रहेगा, समवाय संबंध से रहेगा। अब जो असमवाय कारण है वो क्या बोलता है कि ये भी क्या रहता है, समवाय कारण से भिन्न है लेकिन ये भी क्या होता है, कार्य या कारण के साथ हमेशा समवाय संबंध से रहता है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस होता है कि जैसे हम लोग ने देखा था कि समवाय कारण में अगर हम कारण को हटा दे रहे थे तो उससे जो कार्य की उत्पत्ति हुई थी वो भी अस्तित्व में नहीं रहती, तो ये यहाँ पे लागू नहीं होता। उदाहरण से देखते हैं तो क्या बोला है, तंतु संयोग पटस्य तंतु रूपम पटस्य रूपम। तो क्या बोला है कि धागा वस्त्र का समवाय कारण है। हम लोग ने जैसे पीछे देखा कि धागा जो है वो क्या है, वस्त्र का समवाय कारण हो गया था। लेकिन जो वस्त्र निर्मित हो रही है, यहाँ पे जो वस्त्र निर्मित है उसके कारणों में धागा का संयोग होना भी अनिवार्य है। यह धागों का संयोग जो यहाँ पे उनका मिलन हो रहा है ये क्या है, असमवायी कारण है। क्या बोला है कि जो धागा है वो वस्त्र का तो समवायी कारण है क्योंकि धागा नहीं रहेगा तो वस्त्र भी नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे धागा और वस्त्र का जो संयोग हो रहा है इसको हम लोग ने क्या बोल दिया है, असमवायी कारण। मतलब कि इनके बीच का जो करण है, करण मतलब कि जो इनमें सहायक भूत है वो क्या हो जा रहा है, असमवायी कारण हो जा रहा है। जैसे कि आगे देखते हैं कि वस्त्र की बुनावट और रंग वस्त्र के असमवायी कारण है। वस्त्र का जो बुनावट है दैट इज द टेक्सचर ऑफ द क्लॉथ और जो उसके रंग है ये दोनों क्या है, उसके असमवायी कारण बोले जा सकते हैं। उसी तरह हम लोग ने जो देखा था एग्जांपल, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज असमवायी कारण ऑफ फीटस। फीटस में स्पर्म एंड ओवम क्या है, समवायी कारण है, लेकिन इनका यूनियन एक साथ आना ये क्या है, असमवायी कारण है। तो बेसिकली यहाँ तक आप जब पढ़ते हो तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि किसको हम समवायी कारण बोले और किसको असमवायी कारण बोले। तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया है कि जो असमवायी कारण रहता है वो हमेशा क्या रहता है, गुण या फिर कर्म होता है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग ने देखा यहाँ पे यूनियन क्या है, मतलब एक साथ आना, ये क्या हो गया, कर्म हो गया। वस्त्र की बुनावट और उसके रंग क्या हो गए, गुण हो गए। तो जब हम गुण और कर्म की बात करेंगे तो वो हमेशा कैसा रहेगा, असमवायी कारण। ये याद रखोगे तो आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जो असमवायी कारण रहता है वो क्या होता है, हमेशा गुण होगा या फिर कर्म होगा। वहीं पे जो समवायी कारण होगा वो हमेशा क्या रहेगा, द्रव्य रहेगा। ठीक है, इस बेसिस पे आप क्या कर पाओगे, आसानी से डिफरेंशिएट कर पाओगे कि जो समवायी कारण रहेगा वो हमेशा द्रव्य रहेगा और असमवायी कारण हमेशा गुण या फिर कर्म रहेगा। थर्ड इसमें आता है दैट इज द टाइप ऑफ द कारण जिसको हम लोग बोलते हैं निमित्त कारण। निमित्त कारण को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल कॉज भी बोलते हैं। तो क्या बोला है, तद उभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण। मतलब कि जो ऊपर दिए गए दो कारण हैं उनसे जो भिन्न कारण है उसी को हम लोग निमित्त कारण बोलते हैं। तो समवायी कारण और असमवायी कारण से अलग होकर जो कारण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, निमित्त कारण बोलते हैं। अब निमित्त कारण कार्य की उत्पत्ति में समवायी और असमवायी कारण की मदद करता है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है कि जो निमित्त है, नाम से ही पता चला उसके बीच में ये निमित्त है। निमित्त का मतलब क्या होता है कि वो सिर्फ क्या होता है, सहायता कर रहा है। तो कारण और कार्य की उत्पत्ति में जो समवायी कारण है और असमवायी कारण है उनकी मदद कौन करता है, निमित्त कारण करता है। जैसे कार्य की उत्पत्ति के पश्चात यह कारण कार्य से अलग हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग ने क्या देखा कि पहले दो क्या थे, वो समवाय संबंध में बने रहते हैं, लेकिन जो निमित्त कारण होता है एक बार कारण से कार्य उत्पन्न हो गया तो ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। इस तरह के कारण को हम लोग निमित्त कारण कहते हैं। उदाहरण क्या बोला है कि तुरी, तुरी मतलब कि धागे को वेष्टित करने वाली नली और वेमा, वायदंड आदि वस्त्र के निमित्त कारण है। बेसिकली हम लोग जब ऊन से क्या करते हैं, स्वेटर बुनते हैं, तो वहां पे जो धागा है और स्वेटर है वो दोनों एक दूसरे के समवाय कारण हो गए, लेकिन उसको बुनने के लिए जो हम लोग डंडी का यूज करते हैं वो क्या होगा, निमित्त कारण होगा।
अब ये जो निमित्त कारण है, ये क्या रहेगा, जब तक हम लोग वस्त्र बना रहे हैं तब तक तो वहां पे सहायता कर रहा है, लेकिन एक बार वस्त्र निर्मित हो गया तो ये क्या होता है, हट जाता है। तो इस तरह से हम तुरी या फिर वायुदंड को क्या बोल सकते हैं, वस्त्र का निमित्त कारण बोल सकते हैं। उसी तरह वस्त्र निर्मित में जो यंत्र लगते हैं, दैट इज द मशीन्स लगते हैं या फिर मजदूर, इनको भी हम लोग निमित्त कारण कह सकते हैं, क्योंकि एक बार वस्त्र बन गया तो इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहीं पे फेवरेबल कंडीशन ऑफ यूटेरस, डाइट एक्सेट्रा आर द निमित्त कारण ऑफ फीटस। मतलब कि फीटस फॉर्मेशन के लिए यूटेरस का फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, जो कि बेसिकली फीटस फॉर्मेशन में मदद करने लायक होना चाहिए। लेकिन एक बार फीटस फॉर्मेशन हो गया, एक बार बेबी कंसीव हो गया, तो उसके बाद ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं गेन करता, तो ये क्या हो सकता है, सेपरेटेड रहता है। तो इस तरह के कारण को हम लोग क्या बोलते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। आगे हम इमेज फॉर्म में बेसिकली जो भी कारण देखे उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने असमवाय कारण देखा था, तो जो धागा जिसको हम लोग ने तंतु बोला था, उसको हम लोग ने क्या बोल दिया था, समवाय कारण ऑफ वस्त्र बोल दिया था। अब जो धागा का कलर है या फिर धागे का जो संयोग है, ये हम लोग ने असमवाय कारण कहा था। वहीं पे वहां पे जो बुनने की प्रक्रिया हो रही है वो क्या हो जा रहा था, निमित्त कारण। तो उसके वजह से जो कार्य उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, नीले धागे के कारण नीला वस्त्र क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्य के रूप में उत्पन्न हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कि स्पर्म एंड ओवम। तो यहाँ पे स्पर्म एंड ओवम का क्या है, ये दोनों समवाय कारण है, क्योंकि स्पर्म एंड ओवम क्या रहते हैं, हमेशा जायगोट के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। वहीं पे जो इनका यूनियन हो रहा था उसको हम लोग ने क्या बोल दिया था, असमवाय कारण, क्योंकि ये क्या हो रहा है, कर्म है। ठीक है, जब कर्म और हम गुण की बात करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, असमवाय कारण हो जाते हैं। और इसके अलावा हम लोग ने देखा था कि जो यूट्रस उसका फेवरेबल कंडीशन होना, ये क्या हो गया, निमित्त कारण हो गया। और इन तीनों की वजह से जो यहाँ पे कार्य उत्पन्न हो रहा है, दैट इज द फीटस, ये हमारा क्या हो रहा है, कार्य। तो ये तीन कारण हमें बेसिकली किसी भी कार्य की उत्पत्ति में देखने को मिलते हैं। तो ऊपर जो हम लोग ने देखा कारण के वर्गीकरण, उसके भेद देखे, वो किसके अनुसार थे, तर्क संग्रह के। अब हम चरक संहिता के अनुसार कार्य और कारण का वर्गीकरण देखते हैं। तो चरक संहिता में बोला गया है कि कारण तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग बताए गए हैं। इनमें उन्होंने बोला है कि कारण जो होता है वो सबसे पहले निमित्त कारण होता है, वहां पे दूसरा जो आता है दैट इज द करण, जिसको हम लोग सहकारी कारण भी कहते हैं, और तीसरा आता है कार्य योनि, जिसको ही उपादान कारक कहा गया है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि निमित्त कारण क्या होते हैं, जो कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं। जैसे हम लोग ने एग्जांपल में देखा था कि जो मशीन है या फिर जो वर्कर्स है वो कार्य को करते हैं, तो उन्हें क्या बोल दिया गया है, कारण बोल दिया गया। तो जो कार्य को करता है वही हेतु होता है या फिर वही कर्ता होता है। इसी को शस्त्रांतरों में निमित्त कारण कहा गया है। ठीक है, जो कारण है उसी को हम लोग ने क्या बोल दिया, निमित्त कारण बोल दिया। तो चिकित्सा कार्य में अगर कहीं पे चिकित्सा हो रही है तो वहां पे भीषक जैसे जो वैद्य है उसी को हम लोग कारण या फिर कर्ता कहें, क्योंकि चिकित्सा में क्या हो रहा है, चिकित्सा देने वाला कौन है, वैद्य है। तो वैद्य यहाँ पे क्या है, चिकित्सा का कारण है, तो इसीलिए क्या है, वैद्य को हम लोग ने कर्ता या फिर कारण माना है। सेकेंड जो चरक ने बोला है दैट इज द करण या फिर सहकारी कारण। तो कार्य की उत्पत्ति के लिए जिन वस्तुओं को साधन बनाया जाता है उसे करण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जो चीजें हेल्पफुल रहती है ताकि हम जो भी चीज करना चाहते हैं वो कर पाए, उससे हम लोग ने क्या बोल दिया, करण बोल दिया। इसको सहकारी कारण भी बोला गया है। जैसे कि अगर हमें किसी व्यक्ति को ठीक करना है, रोगी को ठीक करना है, तो उसको ठीक करने के लिए वैद्य क्या देता है, औषध देता है। तो यहाँ पे जो औषध है वो क्या हो रहा है, कार्य को करने में सहायक हो रहा है, इसीलिए औषध को हम लोग क्या कर देंगे, करण मान लेंगे या फिर सहकारी कारण मान लेंगे। एंड थर्ड आता है दैट इज द कार्य योनि, जिसी को उपादान कारण भी कहा गया है। तो ये क्या बोलता है कि जो विकृति हुई है अर्थात अवस्थान्तरों को प्राप्त हुई इस कार्य में परिवर्तित हो जाती है, उसे कार्य योनि कहते हैं। मतलब कि जो विकृत होती है हुई अर्थात अवस्थान्तरों को प्राप्त होती हुई जो कार्य में परिवर्तित हो जाती है, मतलब कि विकृति जो भी रहती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य योनि, और इसी को समवाय कारण या फिर उपादान कारण भी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि चिकित्सा में धातु साम्य रूप कार्य की कार्य योनि है। मतलब कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, बस इतना याद रखो, कार्य के करने की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसी को हम लोग कार्य योनि कहते हैं। ठीक है,
कार्य करने की वजह से जो इफेक्ट पड़ रहा है उसी को हम लोग ने बोल दिया है कार्य योनि बोल दिया है। जैसे हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं तो चिकित्सा करने की वजह से क्या हो रहा है, जो रोगी है उसके धातु क्या हो रहा है, साम्य अवस्था में आ रही है। तो ये धातु की साम्य अवस्थाएं क्या हो गई, कार्य योनि हो गई, क्योंकि विषम धातुएं की अवस्था को प्राप्त होते हुए सम धातुएं बन जाती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे अवस्थान्तर को प्राप्त हो रही है। अवस्थान्तर को प्राप्त होना मतलब तो उसमें कुछ चेंजेस होना, बदलाव होना। ठीक है, तो पहले क्या थे, धातु विषम थे, अब क्या हो रहा है, चिकित्सा के बाद धातु सम हो जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, किसमें, धातु के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे धातु की विषमता से धातु की साम्य रूपता होना, ये क्या हो गया, हमारे चिकित्सा का कार्य योनि, मतलब हमारा क्या हो गया, उपादान कारण हो। तो इस तरह से चरक क्या होता है, चरक बेसिकली क्लिनिकल हिसाब से क्या करते हैं, कारण के भेद बताते हैं, जिसमें निमित्त कारण, सकारी कारण और उपादान कारण, इस तरह से उन्होंने 3 भेद बताए हैं। अब आगे हम बात करते हैं चरक संहिता के अनुसार कार्य का वर्गीकरण। ये कार्य को किस तरह से चरक संहिता ने बांटा है, तो कार्य को भी चरक ने 3 प्रकार का बताया है। क्या क्या, एक कार्य फल, और तीसरा उन्होंने बोला है अनुबंध। तो इस तरह से कार्य को भी उन्होंने 3 विभागों में बांटा है। सबसे पहले हम कार्य की बात करते हैं, तो कर्ता जिसकी उत्पत्ति करता है उसे कार्य कहते हैं। मतलब जो भी हम कार्य कर रहे हैं, मतलब जो भी कर्ता कार्य कर रहे हैं, उसके इफेक्ट में जो चीज उत्पन्न हो रही है उसी को उन्होंने क्या बोल दिया, कार्य बोल दिया। जिसकी उत्पत्ति के उद्देश्य कर्ता प्रवृत्त होता है उसे कार्य कहते हैं। जैसे चिकित्सा में धातु साम्य को कार्य कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो चिकित्सक है, दैट इज द वैद्य है, वो क्या कर रहा है, कार्य मतलब क्रिया कर रहा है। क्रिया किस लिए कर रहा है, कि धातु साम हो जाए। अगर धातु साम हो जा रही है तो वो उसका क्या हो जाएगा, कार्य कहलाएगा। इसमें सेकंड आता है दैट इज द कार्य फल। तो जिस प्रयोजन से कार्य की निष्पत्ति होती है उसे कार्य फल कहते हैं। जैसे चिकित्सा में धातु सुख में रूप कार्य का फल है सुख की प्राप्ति। क्या बोला है, जो प्रयोजन है जिससे कार्य की निष्पत्ति, मतलब जिससे कार्य किया जाता है उसे कार्य फल कहते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, कार्य निकाला। कार्य क्या निकला हमारा, कि धातु साम हो गए। अब उस कार्य की निवृत्ति के कारण हमें फल क्या मिल रहा है, कि पहले क्या था, धातु विषम थे तो हमें दुख हो रहा था, शरीर में कोई ना कोई पीड़ा थी। लेकिन एक बार धातु साम हो गए, जो कि हमारा कार्य हो गया, तो उसके फल के अनुसार हमें क्या मिल रहा है, सुख की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पे कार्य का फल क्या है, सुख की प्राप्ति। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्य फल। मतलब कि जो चीज क्या हो रहा है, कार्य के उत्पन्न होने के साथ ही हमें मिल जा रही है, उससे हम क्या कहते हैं, कार्य फल बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं तीसरा कार्य वर्गीकरण में, दैट इज द कार्य अनुबंध। तो कार्य की उत्पत्ति के पश्चात जो शुभ या अशुभ भाव कार्य से उत्पन्न होकर कर्ता के अवश्य संबंध होता है उसे अनुबंध कहते हैं। मतलब कार्य तो उत्पन्न हो गया, उसके वजह से हमें कार्य फल भी मिल गया, लेकिन उस कार्य के अनुसार जो भी शुभ या फिर अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। अब क्या बोला कि धातु साम्य रूप कार्य की उत्पत्ति के पश्चात उससे उत्पन्न होने वाली आयु की वृद्धि अवश्य होती है। क्योंकि अगर धातु साम्य हो जा रहे हैं, अगर धातु विषम रहता है तो कुछ समय बाद क्या होता है, रोगी की मृत्यु हो सकती थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि धातु साम्य होने के कारण जो रोगी हो उसके आयु में वृद्धि हो रही है। मतलब कि चिकित्सा में धातु साम्य जो कार्य का अनुबंध है, यहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, आयु की वृद्धि। अब ये जो आयु की वृद्धि, ये कार्य खत्म होने के तुरंत बाद तो नहीं देखने को मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, कुछ समय के बाद देखने को मिलता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुबंध। तो यहाँ पे आप 2 चीजों में कंफ्यूज हो सकते हो, कार्यफल और अनुबंध। तो उसके लिए क्या बोला गया है, कार्य से जो फल उसी समय प्राप्त हो उसे कार्य फल कहते हैं। जैसे हम लोग ने देखा कि कार्य क्या था, धातु साम हो गए और उसके फल के अनुसार हमें सुख की प्राप्ति। तो जैसे धातु साम हो गए, जैसे रोग ठीक हो गए, वैसे ही तुरंत हमें क्या होगा, हमारे हेल्थ अच्छा लगेगा, हमें क्या होगा, सुख की अनुभूति होगी। तो ये हमारा कार्य फल हो जाता। और वहीं पे कार्य से जो फल भविष्य में मिलता है, जैसे कि हम लोग ने देखा कि धातु साम होने की वजह से हमारी आयु में वृद्धि हो रही, तो ये आयु की वृद्धि तुरंत थोड़ी देखेंगे, उस समय बाद तक देखेंगे, भविष्य में देखेंगे। तो जो कार्य के फल भविष्य में जाके मिलता हो उसे हम क्या कहते हैं, अनुबंध कहते हैं। तो इस तरह से हमें कार्य के भी वर्गीकरण चरक संहिता के अनुसार देखने को मिलते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कार्य कारण सिद्धांत का महत्व क्या। ठीक है, जो हम कार्य कारण सिद्धांत इतना पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ा जा रहा है, उसका महत्व क्या है हमारे आयुर्वेद शास्त्र में, उसका चिकित्सीय शास्त्र में क्या महत्व है, इन सभी चीजों के बारे में
देखेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला है, चिकित्सा शास्त्र जो है कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। जरा क्या कहते हैं कि चिकित्सा शास्त्र जो है हमारा वो कार्य कारण सिद्धांत पर आधारित है। व्याधि रूपी कार्य के कारणों को खोज कर उनकी चिकित्सा की जाती है, इसे हेतु प्रत्यानिक चिकित्सा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई रोग हुआ है, तो हम डायरेक्ट उसको उस रोग के सिम्टोमेटिक तो जो रहते हैं इलाज तो करते ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि हम देखते हैं कि वो किस कारण से उसे वो व्याधि हुई है, रोग किस कारण से हुआ है, और हम क्या करते हैं उस रोग की हेतु, जैसे किस कारण से हुआ उस कारण की क्या करते हैं, चिकित्सा करते हैं। जैसे मलेरिया हुआ तो यहाँ पे मलेरियन पैरासाइट की वजह से हुआ है, तो ये जो मलेरियन पैरासाइट है उसको किल करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब हम हेतु की चिकित्सा कर रहे हैं मतलब कि कारण की चिकित्सा कर रहे हैं, तो अगर हम कभी भी चिकित्सा कर रहे हैं तो जो इफेक्ट हुआ है वो किसके कारण हुआ है, मतलब क्या कारण था, तो हम कारण की चिकित्सा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कार्य और कारण का हमें चिकित्सा शास्त्र में भी उपयोग देखने को मिलता है। उसी के अनुसार क्या बोला गया है, औषधि द्रव्यों के गुणों को देखकर उनके कार्यों का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग औषधि देखते हैं, औषधि के हम लोग जो रस पंच रस देखते हैं, ठीक है, रस पंचक देखते हैं। रस पंचक क्या होता है कि उसके गुण क्या है, उसका रस क्या, उसके वीर्य क्या है, उसके विपाक क्या है, उसके अनुसार हम कुछ युक्ति करते हैं कि ये आगे जाके क्या शरीर पे इफेक्ट देने वाला है। अगर उसका कंजप्शन होता है, कोई उसे लेता है, उसका ग्रहण करता है, तो वो शरीर में क्या क्या बदलाव या चेंजेस कॉज करेगा, तो उसके अनुसार हम क्या करते हैं, किसी व्याधि विशिष्ट में उसका उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो पथ्यापत्य है, सद्रुत है आदि का वर्णन भी कार्य कारण सिद्धांत पर ही आधारित है। क्योंकि जो पथ्य हम बताते हैं, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमें ओदन खाना चाहिए या आगू लेना चाहिए, विलेपी लेना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, संसर्जन कर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि ये पथ्य है, ये अपथ्य है, कि इसके जाके भविष्य में क्या हो सकता है, कैसे इफेक्ट होता है। अगर पथ्य लोगे तो उसके गुड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, अपथ्य लेंगे तो उसके बैड इफेक्ट हेल्थ पे देखने को मिल सकते हैं। मतलब कि हम कारण को लेकर उसके कार्य का अनुमान लगा रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कार्य कारण सिद्धांत देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अनुसंधान में कार्य कारण संबंध प्रस्तावित किया जाता है। एक अनुसंधान करता द्रव्य का व्याधि की चिकित्सा में योगदान प्रस्तावित करता है। क्या बोला है, जो अनुसंधान में जो कार्य कारण संबंध है उसको प्रस्तावित किया, जैसे कि कर्ता जो द्रव्य है उसकी व्याधि चिकित्सा में क्या योगदान रहेगा। मतलब कि अगर कोई व्याधि है उसमें हम अगर ये द्रव्य दे रहे हैं तो उस व्याधि में वो क्या क्या इफेक्ट लाएगा। क्योंकि एक व्याधि में तो हम एक से ज्यादा भी दवा देते हैं, सिंगल दवा भी देते हैं, तो ये क्या क्या चीजों पे या किस किस रिसेप्टर्स पे जाके वर्क करेगा, वो भी हम किसके द्वारा करते हैं, कार्य कारण संबंध द्वारा ये चीजें प्रस्तावित करते हैं। तो इस तरह से हमारे चिकित्सा शास्त्र में या फिर आयुर्वेद शास्त्र में बात करें तो कार्य कारण का बहुत महत्व देखने को मिलता है। इसी कारण से हम क्या करते हैं, जो कार्य कारण सिद्धांत है उसको आयुर्वेद शास्त्र में या फिर हमारे पदार्थ विज्ञान शास्त्र में देखते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टॉपिक था दैट इज कार्य कारण सिद्धांत वो खत्म होता है। इसमें आगे इसके कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है जैसे सत्कार्यवाद आदि है, तो वो सब हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो यहाँ तक था हमारा टोटल कार्य कारण सिद्धांत के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर सके, वीडियो का फायदा ले सके। साथ ही साथ आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को फॉलो कर सकते हैं। उनके लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे आपको वीडियोस रिलेटेड एंड नोट्स रिलेटेड अपडेट्स प्रोवाइड हो जाते हैं।